दोस्तों, भारत में महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर का बचाव और इलाज दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जागरूकता कम होने की वजह से इसका इलाज मिल पाना मुश्किल हो जाता है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मालविका मिश्रा जी। मालविका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और ये कैसे होता है और क्यों होता है? सर्वाइकल कैंसर एक फीमेल्स में होने वाला कैंसर है और सर्विक्स फीमेल्स का वो पार्ट होता है बॉडी में जो कि यूट्रस के माउथ कहते हैं जिसको, और वहाँ के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। और ये हिंदुस्तान में सेकंड मोस्ट डेडली कैंसर है और इससे होने वाली डेथ्स भी काफ़ी बर्डन है हमारी कंट्री पे। 3,50,000 लोगों की, महिलाओं की डेथ जो है एनुअली नोटेड है सर्वाइकल कैंसर से। यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि ये एक वो कैंसर है जो अगर अर्ली स्टेजेस में महिलाओं को पता चल जाए तो इससे हम पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं जी। बट यही, और इसको अर्ली डायग्नोज करना भी बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है जैसे बाकी ओवेरियन कैंसर्स हैं या और कई सारे कोलन कैंसर वगैरह रहते हैं, लंग कैंसर्स हैं। ये सब होता है कि लेट पता चलते ही हैं जनरली। दिस इज़ अ कैंसर जिसको हम स्क्रीन कर सकते हैं, यानी कि हम उन महिलाओं में जिनमें रिस्क है ये कैंसर हो जाने का, उनको अलग करके उनकी एडवांस टेस्टिंग कर सकते हैं और बहुत ईजी है वो कर पाना। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। मैम, अगर इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो क्या कारण होते हैं इस कैंसर के? देखिए, कई चीज़ें देखी गई हैं जिनमें पाया गया है कि ये कैंसर्स किन में ज़्यादा होते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर देखा गया है कि अनहाइजीनिक कंडीशंस, जब बहुत साफ सफाई या मतलब इस तरह से नहीं रहा जाता है तो ये कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अक्सर देखा गया है कि जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप रहता है, जिनको अवेयरनेस नहीं है बहुत सफाई के कारण से, उन्हीं में इसका इंसिडेंस ज़्यादा पाया जाता है। तो देयर इज़ एन एसोसिएशन विद इकोनॉमी ऑल्सो एंड मल्टीपैरिटी बहुत ज़्यादा जब बच्चे होते हैं। सेकेंडली, अगर बहुत अर्ली एक्सपोजर टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है या मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उस सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो दीज आर कॉमन रिस्क फैक्टर्स जिसमें पाया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है। मैम, ये बीमारी किन आयु वर्ग की महिलाओं में ज़्यादा प्रभावित करती है? जनरली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखा जाता है कि ये कैंसर प्रेवलेंट हो जाता है। तो बाकी जैसे एल्डरली एज ग्रुप में भी अगर डिलेड डायग्नोसिस है, स्क्रीनिंग वगैरह नहीं हो रही है, निगलेक्टेड केसेस में हम लोग को बहुत एडवांस स्टेजेस में पता चलता है। मैम, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? बहुत कॉमन एक कंप्लेन होती है महिलाओं की कि एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज। अच्छा। ये एक बहुत सामान्य सी चीज़ होती है। जी बिल्कुल। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ हमारे ओपीडी में बहुत पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना और उसको कंटिन्यूसली जैसे इसको रूटीन में लेते रहना और उसकी स्क्रीनिंग नहीं कराना, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। या टिपिकली अगर आप हिस्ट्री पेशेंट जो देते हैं कि व्हेन दे आर स्टेइंग विद देयर हस्बैंड्स, लाइक इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इसका सिम्टम है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो फौरन जो है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जी। फिर अगर ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग ऐसे ही होता जा रहा है, मतलब एक नॉर्मल साइकिल है लेकिन बीच बीच में स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, इरेगुलर डिस्चार्ज, ये सब जो है इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। वेट लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बट ये सब काफ़ी एडवांस स्टेजेस में होता है। बट टिपिकल द एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज एंड इरेगुलर ब्लीडिंग एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद ब्लीडिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मैम, स्टार्टिंग एज में कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करना इज़ वेरी इजी। बहुत इजी प्रोटोकॉल्स हैं और बहुत इजीली डायग्नोस हो सकता है। बल्कि ये डायग्नोसिस आज की तारीख में इन दिस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के टाइम पर हम सर्वाइकल कैंसर पे डायग्नोस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कब हम उन महिलाओं को ही स्क्रीन कर लें जिनको रिस्क ज़्यादा है, जिनको ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इनमें कैंसर बन सकता है, और उनको हम अलग करके उनकी आगे टेस्टिंग करें। तो आई थिंक इफ़ यू टॉक अबाउट गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग, तो हम जब जो स्क्रीनिंग होती है वो पैप्समियर से होती है और HPV स्क्रीनिंग होती है। जी। तो उसमें करते क्या है कि हम लोग जो सर्विक्स है, और वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, मतलब बहुत पेनफुल भी नहीं है,
कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। उनसे बोलना है कि भाई हमें स्क्रीनिंग करानी है। और अब हर जगह रूटीनली ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। इवन पेरिफेरी में कैंप्स लगते हैं जहाँ पे हम लोग सर्विक्स को देख करके भी काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि इस सर्विक्स को हेल्दी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। उसके अलावा केवल उस पर हम विजुलाइज करके एसिटिक एसिड लगा करके कुछ टेस्ट हैं, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल। इससे ज़्यादा दर्द आपको ब्लड सैंपल निकालने में हो जाएगा। तो इतना सिंपल टेस्ट है कि उसको अगर आप बस आपको इतना करना है कि आप अपनी फैसिलिटी पे जा करके, जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाके एटलीस्ट बोल दें कि भाई हमारी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कर दें, तो वो स्क्रीनिंग में पता चल जाता है कि वो सेल्स वहाँ पर मिल रहे हैं कि नहीं। और वो ज़रूरी नहीं है वो सेल हम कैंसर के बात कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं प्री इन्वेजिव डिजीज़। प्री इन्वेजिव डिजीज़ का मतलब कैंसर बनने से पहले डिस्प्लेजिया की स्टेज पर उसको डायग्नोज करना। डिस्प्लेजिया मतलब वो सेल्स जो पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि आगे कभी जा कर के शायद दिन में कैंसर बन सकता है। एंड दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि एकदम आज ये मिला और कल उसमें कैंसर बन जाएगा। इट टेक्स 5-10 ईयर्स की ये आज से, या डिपेंडिंग अपॉन क्या स्टेज है डिस्प्लेजिया, अर्ली डिस्प्लेजिया है या लेट है, CN 1, 2, 3 किस स्टेज में ऑफ डिस्प्लेजिया की हम बात कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। इस डिजीज़ को हम कैंसर बनने से पहले डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए एंड फॉर ऑल द फीमेल्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू अंडरस्टैंड कि फीमेल्स का सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी पार्ट है। जी मैम, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं? आज की तारीख में सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और 2 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं। जब हम लोग HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो गई है, है? और अब तो हमारी अपनी कंट्री में भी बनने लगी है। तो ये हाई रिस्क स्ट्रेन्स होते हैं और लो रिस्क स्ट्रेन्स होते हैं। हाई रिस्क मतलब जिनमें काफ़ी हाई पोटेंशियल होता है कैंसर बनाने का। लो रिस्क में थोड़ा उतना, केवल ज़रूरी नहीं है कि उनकी वजह से कैंसर हो रहा हो, और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। कोई भी आम वायरस जो होता है, जैसे वॉट्स करा देते हैं छोटे छोटे, उस टाइप के डिजीज़ लो रिस्क स्ट्रेन से होते हैं। तो जो हाई रिस्क वाले स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट और लो रिस्क के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन हेल्प करता है जी। तो हमारे पास 3 तरह की वैक्सीनेशन तो अवेलेबल है। एक जिसमें 2 हाई रिस्क के अगेंस्ट हमारा वैक्सीनेशन हो जाता है, एक में 4। तो बाईवेलेंट होता है वैक्सीनेशन, क्वाड्रीवेलेंट होता है जिसमें 4 के अगेंस्ट होता है, और अब नैनोवेलेंट आ गए, मतलब 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है। वैक्सीनेशन के बारे में ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसको बच्चों के फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले उसको लगवाएं तो मैक्सिमम उसकी एफिकेसी होती है जी। वैक्सीनेशन अगर हम और बात करें तो 9 साल से लेकर के 45 ईयर्स तक करा जा सकता है। तो ऑल गर्ल्स जिनकी उम्र 9 साल के ऊपर है उनको हम वैक्सीनेशन लगवाना ही चाहिए हम लोगों को। तो हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स को ये पता होना चाहिए कि जैसे बाकी टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, वैसे ही सारी बिटिया जो है हमारे घर की 9 साल के ऊपर वाली 11-12 साल में, उनको हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लगवा दें बिफोर उनका कोई कॉन्टैक्ट हो। उससे उनको मैक्सिमम शील्ड और मैक्सिमम प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर पाएंगे। मैम, ये जो वायरस होता है HPV वायरस, इसका इस कैंसर से संबंध क्या होता है और क्या इसके कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं? यस, HPV जो होता है इसके 2 स्ट्रेन्स जैसे हाई रिस्क एंड लो रिस्क रहते हैं। एंड देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी जो हाई रिस्क स्ट्रेन्स होता है उनका जो ओवर, कई बार ऐसा होता है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको उसमें HPV पॉजिटिव आया स्क्रीनिंग पे। HPV से स्क्रीनिंग हो रही है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उसको केवल स्क्रीन कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर बन गया है। और 80% टाइम्स क्या होगा कि अगर HPV पॉजिटिव आ रही है महिला, तो हम उसको ओवर द टाइम अगर रिपीट टेस्ट कराएंगे, मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से, तो कई बार वो वायरस अपने आप बॉडी की इम्यूनिटी फाइट कर देती है उसको और वो डिसअपियर कर जाता है। तो उस केस में जैसे यंग लड़की है, अब उसमें अगर आ गया है HPV पॉजिटिव, तो पैनिक नहीं करना है, आपको उसको कायदे से काउंसल करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर हो गया है, वो वायरस है वहाँ पर एंड देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आगे वो कभी ऐसा कराए। तो इसलिए हमको एडवांस टेस्ट की ज़रूरत होती है। हमें कोल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। बायोप्सी में नेगेटिव आ रहा है या पैप्समिया में नेगेटिव, मतलब कोई सेल्स हमको ऐसे नहीं मिल रहे जो कैंसर बन चुके हैं, ओनली द वायरस इज़ देयर। तो वायरस आने पर पैनिक नहीं करना है, वायरस आने पर मॉनिटरिंग करनी है और उससे पहले कोशिश करनी है कि हर हम अपनी बच्ची को
9 साल के बाद वाली वैक्सीनेशन करा दे। 9 से 15 के बीच में 2 डोजेस लगते हैं और 15 साल से 45 के बीच में 3 डोजेस लगते हैं। एक पहला टीका लगेगा, उसके 2 महीने बाद दूसरा टीका लगेगा और दूसरे के 4 महीने बाद यानी पहले के 6 महीने बाद तीसरा डोज लगेगा। मैम अगर इस कैंसर की बात करें और किसी में ये डिटेक्ट हो जाता है तो किस प्रकार से इसका इलाज हम करा सकते हैं? तो हम इसको 2 उसमें डिवाइड कर देते हैं। आपके क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स जी। में डिवाइड कर रही हूँ। अगर उसको पहले हमने उसको डिटेक्ट कर लिया है तो उस सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी थेरेपेटिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल हैं जिससे कि हम उसको उसी जगह पर रोक सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूट्रस निकालना है। अच्छा। बिकॉज कई बार व्हाट हैपेंस इज दैट फीमेल की फैमिली कंप्लीट नहीं है, उसको बच्चे नहीं हुए हैं, या कई बार आजकल की सोसाइटी में एवरीथिंग इज वेरी, वी आर एन ओपन सोसाइटी नाउ, थिंग्स हैव चेंज, सोशल सिनेरियो चेंज हो चुका है। सो देयर आर मेनी फीमेल्स हु आर सेक्सुअली एक्टिव एंड दे कम टू आवर ओपीडीज टू गेट दिस टेस्टिंग डन बाय वर्च्यू ऑफ द अवेयरनेस जो हमने फैला रखी है, और काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं। तो इवन फीमेल्स फ्रॉम पेरिफेरीज, जो थोड़ा दूर वाले शहर हैं, वहाँ से भी आकर के फीमेल्स को पता है अब काफ़ी हद तक कि भाई हमें स्क्रीनिंग करानी है। और वो कराने पर मान लीजिए एनी फीमेल जो मतलब सेक्सुअली एक्टिव है और उसमें पॉजिटिव आ जाता है बट शी इज़ नॉट मैरिड, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन में उसके बच्चे और अभी उसको पूरा अपना पूरा फैमिली लाइफ प्लान करना है। तो उस सिचुएशन में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तो हम लोगों के पास बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको वहीं पर रोक सकते हैं। तो उसका यूट्रस नहीं निकलेगा, केवल वो पार्ट जहाँ पर हम कॉल्पोस्कोपी से देखेंगे कि ये पार्ट में लग रहा है कि यहाँ पर है, उसका हम बायोप्सी ले सकते हैं। उसका हम लॉन्ग लूप एक्सेशन बायोप्सी करके देख सकते हैं कि भाई हमारा मार्जिन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर वो सब ठीक है देन शी कैन गो हेड विद अ नॉर्मल लाइफ। अब दूसरा सिनेरियो आया जब वो हमारे पास लेट आए तो मतलब कि ऑब्वियसली हम डिस्प्लेजिया छोड़ करके आगे के स्टेप पर जा चुके हैं। मतलब वो सेल जो है उसने अपना फॉर्म, जो प्री इन्वेजिव या प्री कैंसर वाली डिजीज़ है, उसकी जगह वो कैंसर बन चुका है। इसमें भी बहुत दुखद है कि आज की तारीख में भी हमारे पास महिलाएं आती हैं जो एडवांस स्टेज में आ जाती हैं। अभी मतलब ये नहीं है कि इतनी अवेयरनेस, मतलब 60-65 ईयर ओल्ड की महिलाएं आ जाती हैं जो भी है सामाजिक उनका जो भी वो रहा हो थोड़ा पर्दा का और ये सब, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स घर पे नहीं बताती हैं। और जब हमारे पास आती हैं तो कंप्लेन उनकी बस उतनी होती है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मतलब महीना बंद हो चुका था उसके बाद दोबारा से ब्लीडिंग आ रही है, या ब्लीडिंग नहीं हो रही, केवल पानी चल रहा है, वाटरी डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, केवल ये सब कंप्लेंट्स करके आती हैं। और जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो पूरा सर्विक्स जो है वो पूरा रिप्लेस हो चुका था सर्वाइकल ग्रोथ से। और उस सिचुएशन में वो पूरा जाग कर के पीछे आंतों पे, आगे ब्लैडर पे और लैटरली यूट्रस के सारे जगह पर फैल चुका होता है वो कैंसर। तो अगर वो इतना, जैसे कि बाकी कैंसर्स हैं, वो भी स्प्रेड इतना कर गया है कि देन इन दैट सिचुएशन सर्जरी भी हम नहीं ऑफर कर सकते। तब उस सिचुएशन में हमको बायोप्सी करके प्रूव करके कि हाँ ये बायोप्सी डॉक्यूमेंटेड करके फिर रेडियोथेरेपी वगैरह कराना पड़ जाता है, बिकॉज उसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते। मैम क्या इलाज के बाद जो मरीज़ है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मैं बार बार उस चीज़ पर जोर दे रही हूँ कि इलाज के बाद मरीज़ बिल्कुल बच सकता है अगर वो जल्दी डायग्नोज हो जाए और वो कैंसर बनने से पहले उसकी स्क्रीनिंग होकर के पता चल जाए। सर्वाइकल कैंसर से मरीज बचाया जा सकता है। दिस इज़ वन कैंसर। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इससे मरीज की जान बच सकती है अगर वो जल्दी पता चल जाए। और सबसे दुख की बात है कि आज भी पेशेंट हमारे पास एडवांस स्टेज में आ रहे हैं जबकि सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। मैम जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम कैसे इससे बच सकते हैं? लाइफस्टाइल में बदलाव करके, एज आई सेड, हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज थोड़ा लिमिट करके उसको हम मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसीज नहीं करके, दूसरा मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, अगर थोड़ा हेल्दी सेक्सुअल हैबिट्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं हैं, अगर हाइजीन है, तो ये सब चीज़ें, रेगुलर चेकअप्स वो अभी वहाँ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन ही है। फिर एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग नहीं है आपके लाइफ में, हेल्दी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है और ये प्रिवेंट करने के उसमें रहते हैं कि हम बचा सकें मरीज़ को सर्वाइकल कैंसर से। जी मैम, चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक आवर यूथ वेरी अवेयर
अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा सोशल सोसाइटी पूरा चेंज हो चुका है, तो उसके साथ हमें भी चेंज होना है, एक्सेप्ट करना है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए। ये कैंसर है जिससे हम पूरी तरीके से अपनी यंग लड़कियों को बचा सकते हैं, और यही टाइम है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए। जितना अवेयरनेस सब फैला सकें और जितना ओपन हो सके कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए और उसके वैक्सीनेशन के लिए, ये 2 मेरे मैसेजेस हैं टू एवरीबडी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर उस महिला से जिसने स्क्रीनिंग नहीं कराई है टू गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट फॉर स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन।